नमस्कार विद्यार्थियों। एरीन्स लेक्चर सीरीज़ में 21वें लेक्चर के साथ मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरीन्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव के बारे में, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसके अंतर्गत हम आधुनिक विचारधारा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिनके आधार पर सक्रियणकारी अथवा विसक्रियणकारी प्रकृति का अथवा ऑर्थोपेरादिष्टकारी या मेटादिष्टकारी प्रकृति के समूह के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर दिष्टकारी प्रभाव या सक्रियणकारी प्रकृति का या विसक्रियणकारी प्रकृति का पता लगाने के लिए हम उसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। और कार्बोनियम आयन तथा या एरिनियम आयन के स्थायित्व के आधार पर भी हमने सामान्य अध्ययन पिछले लेक्चर में किया था, जिसके अंतर्गत आज हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा कार्बोनियम आयन या एरिनियम आयन के स्थायित्व को पुनः समझेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जब बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है तो पहले एरिनियम धनायन या विलेंड मध्यवर्ती बनता है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंतर्गत पढ़ा था कि अभिक्रिया दो पदों में होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की। पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है और एरिनियम धनायन या विलेंड मध्यवर्ती बनता है। दूसरे पद में वह विलेंड मध्यवर्ती प्रोटॉन का त्याग करके प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। यदि अभिक्रिया में स्थायी मध्यवर्ती बनता है तो वह अभिक्रिया आसानी से पूर्ण होती है, लेकिन यदि अस्थायी मध्यवर्ती बनेगा तो वह इस अभिक्रिया आसानी से पूर्ण नहीं होगी। तो यह इसके हमने पिछले सामान्य अध्ययन पिछली बार लेक्चर में हमने किया था और उसी के विस्तार से आगे और पढ़ने के लिए हमने ये लिया है कि यदि मान लीजिए कोई एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है जिसमें पहले से वाई समूह उपस्थित है और उसमें यदि हम समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ए का प्रवेश कराते हैं तो आक्रमण करने की संभावना ऑर्थो, मेटा, पेरा तीनों स्थितियों पे हो सकती है। तो यदि तीनों स्थितियों पर आक्रमण की संभावना है तो तीनों ही स्थितियों पर आक्रमण से प्राप्त विलेंड मध्यवर्ती या एरिनियम आयन धनायन जो भी बनेगा उसकी अनुनादी संरचनाएं हम पहले लिखेंगे और उन अनुनादी संरचनाओं की स्थायित्व की तुलना करे जाती है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, इसी को हम उदाहरण के रूप में आज वापस ले रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने उसको पढ़ा था पहले जनरल कि यदि पहले से उपस्थित समूह +I+M प्रकृति का है या -I-M प्रकृति का है, वहाँ पढ़ के हमने इसको छोड़ दिया था। आज हम इसके बारे में उदाहरण ले रहे हैं। यदि पहले से उपस्थित समूह जैसे बेंजीन के अंदर उपस्थित समूह CH3 समूह है जो कि +I और अतिपर संयुग्मन प्रभाव देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार का यदि कोई समूह बेंजीन में जुड़ा है तो इस एरिनियम धनायन के स्थायित्व के सिद्धांत के आधार पर हमें मान के चलते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पेरा तीनों स्थितियों के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो सकता है। तो ऑर्थो स्थिति पर जब आक्रमण होगा तो इस प्रकार से तीन अनुनादी संरचनाएं हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह से यदि मेटा स्थिति पर आक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो तीन अनुनादी संरचनाएं हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेटा स्थिति पर जब आक्रमण हुआ तो जहाँ आक्रमण हो रहा है उसके सापेक्ष यहाँ ऑर्थो, उसके बाद यहाँ पेरा और यहाँ ऑर्थो, इन स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न होगा। इसी तरह से यदि पेरा स्थिति पर मीन्स इस CH3 समूह के सापेक्ष पेरा स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है तो इस प्रकार की तीन अनुनादी संरचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो इन तीन ऑर्थो स्थिति पर, तीन मेटा स्थिति पर और तीन पेरा स्थिति पर संरचनाएं जो हमें प्राप्त हुई आक्रमण से, इन सभी संरचनाओं का आपेक्षिक स्थायित्व ज्ञात हम करते हैं, तुलनात्मक आपेक्षिक स्थायित्व, और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि CH3 समूह जो है उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण से हम इस संरचना की बात कर रहे हैं जिसको हमने T से इंगित कर रखा है। मीन्स इस संरचना में धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि CH3 समूह जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पेरा स्थिति पर जब आक्रमण होता है तो भी हमें यहाँ इस प्रकार की एक संरचना मिलती है जिसमें धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि CH3 समूह जुड़ा हुआ है।
लेकिन मेटा स्थिति पर जब आक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो ऐसी कोई भी संरचना हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है जिसके अंदर धनावेश उस कार्बन पे हो जिस पर कि CH3 समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो अर्थात इन 9 संरचनाओं में से ये T संरचना जो हमें यहाँ मिल रही हैं, इन T संरचनाओं के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इनका स्थायित्व कम है अथवा ज़्यादा है। अब यहाँ हमें ये पता है कि CH3 समूह जो है वह जो इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का है। यहाँ पर NH2 समूह भी हो सकता है, OH समूह भी हो सकता है, OCH3 समूह भी हो सकता है। यह भी इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के समूह हैं। तो यदि इस प्रकार के समूह उपस्थित हैं तो यह जो T संरचना हमें प्राप्त हुई है, इस T संरचना का स्थायित्व अधिक हो जाता है। अर्थात यह जो संरचना है यह अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करती है इस CH3 समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के कारण, अर्थात धनावेश में कमी करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो T संरचना है ये अधिक स्थायी होंगी। तो 3 संरचनाएं और उसमें भी ये अतिरिक्त स्थायित्व वाली जो संरचना है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर जब आक्रमण होता है तो वलय में इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति के कारण ये जो 2 संरचनाएं ये अतिरिक्त स्थायित्व वाली हो जाएंगी। मेटा स्थिति पर ऐसी संरचना नहीं मिल रही हैं, इसलिए आक्रमण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो पैरा स्थिति पर ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण करने पर अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। किसकी? एरिनियम आयन मध्यवर्ती की। दूसरा उदाहरण नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह जो है वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का है, -I-M प्रभाव दर्शाता है। तो यदि नाइट्रो समूह पहले से उपस्थित है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं E आक्रमण करना चाहता है, तो एरिनियम आयन स्थायित्व सिद्धांत के अनुसार ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही स्थितियों पर आक्रमण के लिए जो विलयन मध्यवर्ती बनेगा उसके लिए अनुनादी संरचनाएं हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ऑर्थो स्थिति पर जब आक्रमण होगा तो उससे प्राप्त विलयन मध्यवर्ती की अनुनादी संरचनाएं ये 3 बता रखी हैं। मेटा स्थिति पर जब आक्रमण होगा तो इस प्रकार की ये 3 संरचनाएं हमें मिलेंगी और पैरा स्थिति पर जब आक्रमण होगा तो इस प्रकार की 3 अनुनादी संरचनाएं हमको यहाँ पर विलयन मध्यवर्ती की प्राप्त होंगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था टोलुइन के उदाहरण में, बिल्कुल उसी के आधार पर हम इस संरचना को लेते हैं जो ऑर्थो स्थिति पर हमें प्राप्त हुई है और पैरा स्थिति पर प्राप्त हुई है, जिसके अंदर धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि NO2 समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि NO2 समूह जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार की ऐसी कोई भी संरचना जिसमें धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि NO2 है, वह मेटा स्थिति पर आक्रमण से ऐसी कोई भी संरचना हमको नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी धनावेश नहीं है, यहाँ पे भी धनावेश नहीं है, यहाँ पे भी धनावेश नहीं है। तो NO2 समूह की जो प्रकृति है, जैसा कि हमने बताया कि यह -I-M प्रकृति का होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का है। तो यह जो T संरचना हमें यहाँ मिल रही है, इस T संरचना का स्थायित्व इस NO2 समूह के कारण, मीन्स धनावेश इस कार्बन पर है और ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण इस धनावेश को स्थायी नहीं बनाएगा बल्कि इस संरचना को यह अस्थायी कर देगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पैरा स्थिति पर आक्रमण से जो संरचना मिली थी यह भी अस्थायी हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति है NO2 की। तो ये संरचना T और ये संरचना T दोनों अस्थायी हो गई। तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण से केवल एरिनियम आयन की 2 संरचनाएं ही हमें मिलेंगी, जबकि पैरा स्थिति पर भी केवल 2 संरचनाएं ही हमें प्राप्त होंगी स्थायी, बाकी की तीसरी संरचना अस्थायी हो गई। मेटा स्थिति पर आक्रमण से हमें 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं और तीनों में से कोई भी संरचना वह अस्थायी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण से हमें 2-2 अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं विलयन मध्यवर्ती की या एरिनियम आयन की, जबकि मेटा स्थिति पर आक्रमण से 3 अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं एरिनियम आयन की। तो चूंकि अधिक संख्या में अनुनादी संरचनाएं मेटा स्थिति पर आक्रमण से मिल रही हैं, इसलिए मेटा स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त होने वाला एरिनियम आयन अधिक स्थायी होगा।
ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त एरिनियम आयन का स्थायित्व कम होगा। इसलिए फलतः हम ये कह सकते हैं कि आक्रमण मेटा स्थिति पर होगा, अर्थात NO2 समूह मेटा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। तीसरा उदाहरण है हेलोबेंजीन पर नाइट्रीकरण। हेलोबेंजीन का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो बिल्कुल एरिनियम आयन के स्थायित्व सिद्धांत के आधार पर हम ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही स्थितियों पर आक्रमण के लिए जो एरिनियम आयन मिलता है, विलयन मध्यवर्ती मिलता है, उसके अनुनादी संरचनाएं लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण से हमें ये संरचनाएं मिली, मेटा स्थिति पर आक्रमण से हमें ये संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और पैरा स्थिति पर आक्रमण से हमें इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर आक्रमण जब होता है नाइट्रो समूह का नाइट्रीकरण के दौरान, तो देखिए धनावेश उस कार्बन पर आ रहा है जिस पर कि क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी धनावेश उस कार्बन पर आ रहा है जिस पर कि क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, जबकि इस प्रकार की कोई भी संरचना मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह के आक्रमण पर के दौरान हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो अब इन संरचनाओं का जब आपेक्षिक स्थायित्व की तुलना जब हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण के दौरान हमें जो ये टी संरचना मिल रही है यहाँ पर, इसमें धनावेश उस कार्बन पर जिस पर क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, परंतु क्लोरीन जो है वह -I प्रभाव देता है। इसलिए यह बेंजीन वलय को हम ये कह सकते हैं कि धनावेश है, -I प्रभाव के कारण इसको धनावेश को अस्थायी कर देता है। यह संरचना अस्थायी होनी चाहिए, परंतु साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्लोरीन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि +M प्रभाव देता है, तो क्लोरीन समूह का +M प्रभाव भी इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर -I प्रभाव और +M प्रभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु +M प्रभाव के द्वारा यह धनावेश अधिक स्थायी हो जाता है, जबकि क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण यह संरचना अस्थायी होनी चाहिए थी। लेकिन +M प्रभाव इस संरचना को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो आक्रमण करने वाला NO2 समूह मेटा स्थिति पर न जाकर के ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन समूह का जो +M प्रभाव है वह इसको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर देता है इस संरचना को, जबकि ऐसी संरचना मेटा स्थिति पर यहाँ नहीं मिल रही है। तो क्लोरीन समूह के कारण विसक्रियणकारी प्रभाव ज़रूर है -I प्रभाव के कारण, परंतु +M प्रभाव इस अनुनादी संरचना को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर देता है टी संरचना को। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर अधिक स्थायी संरचना मिलती है आक्रमण के दौरान एरिनियम आयन के लिए, जबकि मेटा स्थिति पर इस प्रकार की संरचना या कम स्थायी वाली संरचना आपको मिलती है। इसलिए आक्रमण ऑर्थो पैरा स्थिति पर होगा। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन समूह जो है वह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पे आप इसके समझ सकते हैं कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर किस प्रकार से यह धनावेश जो है वह स्थायित्व प्राप्त कर रहा है कि +M प्रभाव के कारण यह धनावेश क्लोरीन पर विस्थानीकृत हो जाता है और एक अतिरिक्त अनुनादी संरचना हमको यहाँ पर मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल 4 अनुनादी संरचना हमको ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण के दौरान प्राप्त होती हैं, जबकि मेटा स्थिति पर आक्रमण से केवल 3 संरचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं। इसलिए क्लोरीन समूह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होगा, लेकिन -I प्रभाव के कारण विसक्रियणकारी समूह भी कहलाता है। चौथा उदाहरण है सिनेमिक अम्ल का नाइट्रीकरण। सिनेमिक अम्ल के नाइट्रीकरण से ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसको एरिनियम आयन के स्थायित्व के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। सिनेमिक अम्ल में जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही स्थितियों पर नाइट्रीकरण के लिए जो भी एरिनियम आयन मध्यवर्ती बनेगा उसके लिए संभावित अनुनादी संरचनाएं हम लिख लेते हैं, और उसके अंदर हम उस संरचना को यहाँ पे हमने लिखा है जिसके अंदर धनावेश उस कार्बन पर आता है जिस पर कि
ये सिनेमिक अम्ल वाला CH डबल बॉन्ड CH COOH समूह जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये धनावेश जो है ये CH डबल बॉन्ड CH इस द्विबंध के साथ में संयुग्मन में होने से ये धनावेश यहाँ से विस्थानीकृत होकर के इस कार्बन पर चला जाता है और यह अतिरिक्त अनुनादी संरचना हमको मिलती है। इसी तरह से पैरा स्थिति पर जब आक्रमण होता है तो भी धनावेश उस कार्बन पर आता है जिस पर कि यह CH डबल बॉन्ड CH समूह जुड़ा हुआ है और यह भी इस प्रकार से विस्थानीकरण के द्वारा एक अतिरिक्त अनुनादी संरचना हमको दे देता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिनेमिक अम्ल के अंदर ऑर्थो पैरा स्थिति पर जब नाइट्रीकरण होता है तो उसके कारण हमें जो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है एरिनियम आयन मध्यवर्ती की, उसके अंदर धनावेश उस कार्बन पर है आता है जिसके अंदर की यह प्रोपियोनिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ है। इसका अतिरिक्त स्थायित्व इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि अर्थात कुल 4 संरचनाएं हमको मिलती हैं, जबकि मेटा स्थिति पर आक्रमण से केवल 3 ही अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। इस प्रकार के अतिरिक्त स्थायित्व वाली या अतिरिक्त संरचना मेटा स्थिति पर आक्रमण से संभव नहीं है। अतः 4 अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण इस एरिनियम आयन का स्थायित्व अधिक होता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण के दौरान। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिनेमिक अम्ल के अंदर नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रो समूह का आक्रमण ऑर्थो पैरा स्थिति पर होता है, अर्थात ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापित यौगिक बनते हैं, न कि मेटा प्रतिस्थापित यौगिक। थैंक यू। उदाहरण के द्वारा हमने आज आसानी से समझ लिया है कि एरिनियम आयन मध्यवर्ती के द्वारा हम किस प्रकार से दिष्टकारी प्रभाव और सक्रियण विसक्रियणकारी प्रभाव को समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।